मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का क्लास आज कल नहीं ले पाने का कारण और बहुत धीरे चल रहा था, तो हम सोचे थोड़ा सा पेस को बढ़ाएगा एंड दैट इज़ वाई ये डिसाइड किया कि आज मॉर्निंग को एक लेगा और यूजुअल टाइम में और एक ले लेगा। तो जो प्रेजेंट नहीं है वो लोग को ये रिकॉर्डेड क्लास दे देगा आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहा था हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश हाउ दे कैप्चर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये लोग एक तो ये कर रहा था कि जो बाकी यूरोपियंस आ रहा था, बाकी यूरोपियंस का साथ क्लैश था ये लोग का। एंड वो क्लैश हम लोग को एक डिफरेंट छोटा मोटा जो किंगडम्स है वो लोग का साथ दूसरा दूसरा एरिया में उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आता है। एक किसी को सपोर्ट करेगा तो दूसरा किसी को सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ हम लोग सब में दिखाई देता है। और जो फ्रेंच था, फ्रेंच वेर कंसिडर्ड दैट जो राइवलरी है ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, जो इंग्लिश एंड जो फ्रेंच का राइवलरी है। और जो कार्नेटिक वार है, कार्नेटिक वार्स, यहाँ में हम लोग क्या देखते हैं कि एक फैक्शन को इंग्लिश सपोर्ट कर रहा है और दूसरा फैक्शन को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है, और फाइनली जो इंग्लिश है वो लोग इसमें कामयाब हो जाता है। एंड वी सो हाउ बंगाल वाज एनेक्स्ड through series of different wars and different tactics like फरमान हो गया, और फरमान हो गया। उसके बाद दूसरा अपना दस्तक को कैसे, जो पासेस था दस्तक को कैसे वो लोग मिसयूज करता था द इंग्लिश। देन वी सो बैटल ऑफ पलासी, डेट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको डेट भी याद रखना है। और बैटल ऑफ पलासी का बाद बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर का बाद ट्रीटी कौन सा हुआ था ये भी याद रखना है, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडिया का, कि क्योंकि यहाँ पे जो मेजर किंगडम्स था, जो भी एक लार्ज किंगडम, मेजर किंगडम माना जाता था, हालांकि बहुत छोटा मोटा किंगडम्स बहुत सारा था, लेकिन जो पावरफुल किंगडम माना जाता था तो सभी को हरा दिया ब्रिटिश। तो उसका बाद से इसमें डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश का साथ आ गया। जो स्पेशली जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो एरिया है वो उससे सबसे ज़्यादा टैक्स आता था वो एरिया से, और वही एरिया को टैक्स लेने का राइट, दैट इज़ द दीवानी राइट, वो इंग्लिश का पास चला गया। एंड वी सो दैट ऑल्सो। देन वी सो द मैसूर। तो मैसूर हम लोग देख रहा था, फर्स्ट मैसूर हम लोगों ने देख लिया था। तो मैसूर वाज रूल्ड बाय उदयर्स, और उदयर्स क्या था, जो उदयर डायनेस्टी था वो एक हिंदू डायनेस्टी था। और हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान वहाँ का जनरल था, they were the general of this Udayyar dynasty. So it was ruled by Udayyar dynasty. और हम लोगों ने फर्स्ट मैसूर वार देख लिया था। फर्स्ट मैसूर वार में निजाम ऑफ हैदराबाद एंग्लो मैसूर वार, तो ये देख लिया था हम लोग। इसमें निजाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठास प्लस इंग्लिश, ये एक साइड में था, एंड इट वाज वर्सेस हैदर अली इन द अदर साइड। तो यहाँ में हम लोग देखते हैं जो निजाम है
निजाम और मराठा को जो हैदर अली है, हैदर दिस हैदराबाद एंड दिस मराठास, इसको जो हैदर अली है ये अपना साइड कर लेता है। तो दोनों को कुछ कुछ कंडीशंस देता है, लाइक जो निज़ाम है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको जो अभी टेरिटरी कंक्वायर करेगा वो टेरिटरी को इक्वली शेयर किया जाएगा दोनों का बीच। तो ये निज़ाम को बोलता है। एंड जो हैदर मराठास को क्या बोलता है ना, मराठास को भी कुछ वो लोग पे कुछ रेंसम पे करने का वादा करके वो अपना साथ ये दोनों को जोड़ देते हैं। सो ये था हम लोग का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। और ये मैसूर वार का फर्स्ट एंग्लो मैसूर का बाद कौन सा ट्रीटी होता है ये भी याद रखिए। इट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। यहाँ में जो छोटा मोटा वार हो रहा होगा डेट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट जो ट्रीटी है ये मेजरली ऐसा सोच लीजिए, जो एंग्लो मैसूर वार है उसका जो ट्रीटी है उसको आप याद रखना है। तो फर्स्ट का बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो प्रिजनर्स है दोनों साइड का, दैट इज़ मैसूर साइड का में जो प्रिजनर्स है प्लस जो इंग्लिश साइड में जो प्रिजनर्स है, ये दोनों का आपस में एक्सचेंज होता है। और इंग्लिश ये वादा करता है, इंग्लिश प्रोमिस दैट कोई भी वार होगा, अगर मैसूर में कोई भी वार होगा तो इंग्लिश विल कम फॉर हेल्प, इंग्लिश विल कम फॉर हेल्प। तो ये हैदर अली में का जो मैसूर है, मैसूर में अगर कोई भी वार होता है तो इंग्लिश लोग यहाँ पे उसको हेल्प करने आएगा। डिट वॉज इन द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, तो हम लोग सेकेंड एंग्लो वार, एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ ये देखते हैं अभी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ये 1717 में 71 में सॉरी, मराठास जो है, मराठास अटैक कर देता है मैसूर में। मराठास अटैक द मैसूर किंगडम। और इसमें जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास में बोला था कि इंग्लिश हेल्प करने आएगा, तो इंग्लिश यहाँ पे हेल्प करने नहीं आता है। एंड द इंग्लिश फेल टू कम लाइक दे प्रोमिस्ड दैट दे वुड कम इन द एड ऑफ मैसूर। तो ये लोग फॉलो नहीं करता है। जैसे वो पहले ट्रीटी में ऑफ मद्रास में, इससे पहले वाला जो ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास, वहाँ में जैसे वादा किया था तो इसको नहीं निभाता है। दे फेल टू कम टू देयर एड। मतलब हेल्प करने नहीं आया ये लोग। एंड इसी को लेते हुए ये फ्रेंच से हेल्प लेता है। जो हैदर अली है, हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और जो अलायंस था, तो इस समय में जो मैसूर का अलायंस था
ओके ताजुम, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? सर ये आवाज ये गायब हो गया था ना आपका। हाँ हाँ, ये अभी लाइट चला गया, फ़ोन से कनेक्ट किया फिर से। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके। सो ये फ्रेंच फ्रेंच से हेल्प लेता है ये हैदर अली इस समय में। एंड जो अलायंस था मैसूर का, इस समय में अलायंस होता है मराठास एंड हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। जो वहाँ का रूलिंग क्लास है, जो हैदराबाद का रूलिंग क्लास है, ये सबको निज़ाम बोलते हैं। जैसे कि बंगाल का क्या हो गया, नवाब हो गया, और अवध का नवाब हो गया। तो ये हैदराबाद का को क्या होता है, निज़ाम बोलता है। एंड लाइकवाइज अलग अलग, जैसे कि मुगल का हो गया तो उसको बादशाह बोलेगा, और दिल्ली सल्तनत का है तो सुल्तान बोलेगा। तो ये एक टाइटल है, जो भी रूलिंग क्लास का अलग अलग एरिया का अलग अलग रूलिंग क्लास को अलग अलग टाइटल मिलता है। तो हैदराबाद का जो रूलिंग क्लास है दैट इज कॉल्ड निज़ाम। तो इसमें अलायंस था, मैसूर का अलायंस था, मैसूर से अलायंस मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, इस समय में अलायंस था। तो ये अलायंस को अभी इंग्लिश क्या कर देता है, दे डिटेच द अलायंस ऑफ दिस हैदराबाद एंड मराठास टू देयर साइड। ठीक है, तो जो अलायंस है इट इज डिटेच्ड बाय, अपना साइड कर लेता है बाय इंग्लिश। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेन एरिया में जो फाइटिंग होता है, इस समय में जो बैटल होता है, वो एरिया था पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो में पहले तो इन द इनिशियल स्टेज, इनिशियली जो मैसूर होता है, मैसूर इज डिफीटेड, बट लेटर ऑन इंग्लिश को हरा देता है। इनिशियली देयर इज डिफीट एट दिस पोर्टो नोवो, लेकिन रीग्रुप करके फिर से उसको इंग्लिश आर डिफीटेड। एंड यहाँ पे फिर से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी को सिर्फ आप याद रखने से हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है। तो यहाँ पे हैदर अली जो था, अभी तक जो हैदर अली था, वो मर जाता है कैंसर का वजह से। ही डाइड ड्यू टू कैंसर, एंड हिज सन दैट इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो छोटा मोटा वार हो रहा था उस समय में, तो टीपू सुल्तान वाज वेरी फेड अप ऑफ दिस स्मॉल कंसिस्टेंट इनकंक्लूसिव वार जो हो रहा था कंस्टेंटली। टीपू सुल्तान वाज फेड अप with that consistent and inconclusive war। तो ये चीज़ से वो फेड अप हो गया था, एंड ईच पार्टी gave back
their territory. Territories they acquire. तो जितना भी टेरिटोरीज आपस में जो जो पार्टी उसको कैप्चर किया था, इसको आपस में वापस करता है। एंड फिर से थर्ड एंग्लो मैसूर वार होगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, इसमें जो ट्रावंकोर है, ट्रावंकोर आता है। इट इज बिटवीन ट्रावंकोर, ट्रावंकोर जो एक एरिया खरीदता है एक्चुअली इंग्लिश से, तो वो एरिया ये मैसूर क्लेम करता है। तो यहाँ पे एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं, इसको एक एगेंस्ट में देखा जाता है कि मेरा एरिया को आप एक्वायर कर रहा है। तो डेट इज वाई यहाँ पे एक वार हो जाता है बिटवीन दिस मैसूर एंड ट्रावंकोर। और ट्रावंकोर का सपोर्ट में आता है इंग्लिश। और ये वाला जो 1790 का जो था वार, यहाँ पे टीपू इज विक्टोरियस। टीपू इज विक्टोरियस। एंड देन फिर से दूसरा वार होता है इन नेक्स्ट ईयर, डेट इज 1791 को। यहाँ पे कॉर्नवालिस इस समय में कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल बन गया था, प्लस मराठास प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद, आप लिख लीजिए निजाम ऑफ हैदराबाद। एंड ये वाला सेकेंड अटैक में जो सेकेंड अटैक हुआ था, इसमें जो मेन एरिया था श्रीरंगापट्टम, ये श्रीरंगापट्टम जो यहाँ का एक मेन एरिया था, जो कैपिटल था, इसको जीत लेता है बाय दिस अलायंस। ये जो अलायंस है इसको जीत लेता है श्रीरंगापट्टनम को। एंड Srirangapatnam is attacked and Tipu is defeated. टीपू सुल्तान इज डिफीटेड। और यहाँ पे श्रीरंगापट्टनम का ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होता है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। तो यहाँ पे बहुत हार्श ये वार इंडेमनिटी बोलते हैं उसको। वार इंडेमनिटी जैसे आजकल हम लोग का एरिया में क्या होता है, फाइन जो बोलते हैं, आप ऐसे किए तो आपको फाइन देना होगा। तो ये टाइप का अगर आप वार में हार जाता है तो आपको एक वार इंडेमनिटी देना होता है, एक रकम देना होता है जो आप डिस्ट्रक्शन किए उसका भरपाई करने के लिए। तो ये बहुत हार्श वार इंडेमनिटी लगाता है मैसूर का ऊपर। तो nearly half of the territory of Mysore's territory was taken by the victors और this alliance। ठीक है, इंग्लिश हो गया, मराठास हो गया, निजाम ऑफ हैदराबाद हो गया। तो half of the Mysorean territories was taken by द विक्टोर्स। विक्टोर्स मतलब जो जीत गया ये वार को। ठीक है,
तो ये वार में कौन जीत गया था? ये जो अलायंस था वो जीत गया था, और ये हाफ ऑफ द टेरिटोरी को ले लेता है, प्लस 3 करोड़ rupees is demanded for war damage, plus two sons of Tipu is taken as hostage. तो यहाँ पे एक बहुत हार्श वाला वार इंडेमनिटी लगाता है ये लोग को। उसका बाद फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होगा, और यहाँ पे फाइनली जो इंग्लिश है ये लोग फाइनली पूरा जो मैसूर का एरिया है ये इसमें पूरा ये लोग कब्जा कर लेते हैं। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार it was the final nail to the coffin of Mysore's empire, Mysorean empire बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो रूलर था, तो हमने पहले बताया था, जो रूलर था ऑफ मैसूर वाज उदयार, जो कि एक हिंदू रूलर था, एंड दिस टीपू एंड हैदर अली ये लोग मुसलमान था, दे वर द जनरल्स। लेकिन जो भी एक स्टेट का जो भी एक बड़ा डिसीजन है लाइक वार, ये सब जो जनरल है यही लेता था, इवन दो ये इसका मेन रूलर जो एक हिंदू था। तो जो मेन रूलर था इस समय में उदयर का, हिंदू रूलर ऑफ उदयर डाइड, वो मर जाता है। एंड ये मरने का बाद जो टीपू सुल्तान है, टीपू जो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है, टीपू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए सुल्तान। हालांकि ये जो हिंदू रूलर होता है उदयर डायनेस्टी का, तो इसका जो एक बेटा भी होता है जो कि माइनर होता है। तो टीपू जो उसको राजा मानने से इनकार कर देता है और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है हमें। तो ये चीज़ को देख के तो ब्रिटिशर्स थोड़ा यहाँ पे इसको, मतलब ये ब्रिटिशर्स का हाथ से जा रहा है, ये इसका मतलब ये चैलेंज बन सकेगा ब्रिटिशर्स के लिए, ये ऐसा सोचा जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा, और वो लोग को चिंता होने लगता है। तो इट वाज वेलेस्ली ड्यूरिंग दिस टाइम, तो गवर्नर जनरल है, इट वाज वेलेस्ली। तो ये वेलेस्ली फेल थ्रेटेंड विद द राइज ऑफ टीपू सुल्तान। Concerned about growing power of Tipu, and यहाँ पे एक चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट आज भी होता है, जैसे कि आप कोई भी एक क्राइम किया है, तो आप क्या क्या क्राइम किया है, आपको डिफरेंट सेक्शंस में वो आपका क्राइम का लिस्ट को आप वहाँ पे लिखा होगा। तो अंडर सेक्शन दिस ये किया हुआ है आप। तो ये जो चार्ज का पूरा लिस्ट होता है डेट इज कॉल्ड चार्जशीट। तो एक चार्जशीट जाहिर कर देता है बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू। एंड ये चार्जशीट का मेन एलिगेशन ये होता है दैट
he was plotting against the British. Plotting against British और इंग्लिश यू में से, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक ऐसे चार्जशीट बना देता है। असली में जो ये टीपू सुल्तान है तो ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम होता है, तो ये अपना जो भी रिलेशंस है, ट्रेड है, ये सब जारी रखता है, और ये अपना जो एजेंट्स है दूसरा कंट्रीज में भी भेजता है। तो उसको ही लेके ये इसका एलिगेशंस ये लगाता है कि ये प्लॉटिंग कर रहा है। तो इसको टीपू सुल्तान हालांकि उसको बताने की कोशिश करता है इंग्लिश को दैट इट इज़ नॉट राइट, देन तभी भी इंग्लिश लोग इसको नहीं मानते हैं। और ये फाइनली इंग्लिश प्लस मराठास प्लस निज़ाम जो इस समय में सब्सिडियरी अलायंस का अंदर आ जाता है, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस हम पहले ही बता चुका है आप लोग को। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि आपको जो ब्रिटिश का एक जो सेना का एक टुकड़ी है वो रखना पड़ेगा आपको, आपका किंगडम में जो भी किंग है सब्सिडियरी अलायंस करता है, तो वो अपना किंगडम में उसको रखना पड़ेगा। एंड अगर जो भी वो कुछ भी स्टेप्स उठा रहा है, किसी से वार कर रहा है या हाथ मिला रहा है, जो भी कर रहा है, तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा ब्रिटिशर से। तो ये था, तो ये इट वाज सब्सिडियरी अलायंस एंड दिस अलायंस इंग्लिश मराठास एंड निजाम, ये अलायंस जो बाद में सेरिंगापट्टनम में उसको पूरा कैप्चर कर लेता है इन 1799 and it is also called the fall of सेरिंगापट्टम। तो यहाँ पे जो सेरिंगापट्टम है इसको पूरा कैप्चर कर लेता है एंड टीपू इज डिफीटेड। इनफैक्ट यहाँ पे जो टीपू है ये मर जाता है, ये इज डेथ ड्यूरिंग दिस फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। और जो टीपू मरने के बाद इसका जो बेटा, उसका पहले जो एक बेटा था जो कि माइनर था, दिस हिंदू रूलर का जो बेटा था, ये हिंदू रूलर का बेटा को अभी मैसूर का गद्दी में बिठा देता है। जो पहले का जो एक माइनर बेटा था, द बॉय फ्रॉम अर्लियर हिंदू रॉयल फैमिली of Mysore is given the throne, तो उसको किंग बना देता है। he is given the throne and यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर देता है, इम्पोज सब्सिडियरी अलायंस। तो इसी तरह जो मैसूर है, मैसूर भी अभी ब्रिटिश का अंदर आ जाता है आफ्टर द 1799। तो ये था होल एंग्लो मैसूर वार
और हाउ ब्रिटिश कैप्चर्ड दिस होल एरिया ऑफ मैसूर। तो ये एंग्लो मैसूर वॉर। नाउ लेट्स सी द अफगान वॉर्स। अफगान का बाद हम लोग फिर से सिख देखेगा एंड विल मूव ऑन टू आफ्टर दैट दूसरा क्लास में देखते हैं, ठीक है। ये पूरा कहानी समझ में आया ना ताजुम? हाँ सर। ओके। तो अफगान एंग्लो अफगान वार एंग्लो अफगान वार दो अफगान वार होता है एंड इससे पहले ये अफगान वार हाउ इट केम टू बीइंग। तो इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको कुछ कुछ जानने का ज़रूरी है। लाइक इन इन 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, तो जब ये 19th सेंचुरी लिखता है तो आपको ये समझना है कि ये 1800s है ये, ठीक है, 1800s। तो अभी हम लोग का 2000 ईयर जब से शुरू हुआ है हम लोग को क्या बोलता है? 21st सेंचुरी बोलते हैं। क्यों ये बोलता है? क्योंकि जो ये रनिंग है टुवर्ड्स 21st सेंचुरी। तो अगर यहाँ पे 19th सेंचुरी मतलब ये 1900 नहीं है, ये 1800 में जो हो रहा था, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कोई कोई कंफ्यूज होता है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या था? आप अगर ये का जो सेंट्रल एशिया है उसको देखने से क्या दिखाई देता है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का ऊपर में ठीक रशिया है एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग को ये लगता है कि जो रशिया है, रशिया अपना टेरिटोरी फैला रहा था उसमें 19th सेंचुरी समय में, अर्ली 19th सेंचुरी। रशिया वाज had an influence over this Central Asia or you can say पर्शिया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग को ये लगा कि ऐसा होने से ये इंडिया में भी आ सकता है, जो रशियन है ये इंडिया में भी आ सकता है। तो इसी को लेके यहाँ पे जो गवर्नर जनरल उस समय में ऑकलैंड था, द गवर्नर जनरल। इट वॉज ऑकलैंड। ऑकलैंड को ये लगता है कि ऐसे में जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को अपना कंट्रोल में लेना चाहिए। तो ये एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना चाहिए। इट वॉज फेल्ड बाय ऑकलैंड। तो इसको एक क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी। मींस फॉरवर्ड पॉलिसी क्या हो गया कि कुछ नहीं होने से पहले एडवांस में वो स्टेप ले लेगा। जैसे कि अभी रशिया कभी भी इन्वेजन कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग स्टेप ले लेगा, दैट इज कि अफगानिस्तान को अपना साइड में कर लेगा। तो ब्रिटिशर्स लोग का एक रिंग फेंस पॉलिसी भी था। रिंग फेंस पॉलिसी क्या है? रिंग फेंस पॉलिसी रिंग फेंस पॉलिसी ऐसा है जैसे कि ये अभी एरिया कोई भी मान लीजिए आप, कोई भी एरिया, जैसे कि आप मान लीजिए ये बंगाल है। तो बंगाल का आसपास में कोई किंगडम होगा, ठीक है, ये किंगडम है, ये दूसरा किंगडम है। तो अभी
जब इन्वेजन होगा, इन्वेजन स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वो साइड से होता है। तो यहाँ पे बंगाल में ब्रिटिशर्स लोग बैठा हुआ है, ब्रिट्स आर हियर। तो यहाँ से जब दुश्मन आएगा तो इससे पहले ये जो एरिया है इसको ये अपना कंट्रोल में ले लेगा, जैसे कि इसको फ्रेंडली रिलेशन रख के या सब्सिडियरी अलायंस करके, जो भी करके ये इसको अपना पॉलिसी यहाँ पे थोपेगा, यहाँ पे थोपेगा। तो क्या है कि यहाँ पहुँचने से पहले ये ब्रिटिशर्स लोग को ये एक प्रोटेक्शन देगा। तो ये वाला पॉलिसी को क्या बोलते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स लोग का एक रिंग फेंस पॉलिसी भी था इसको लेके, और ये फॉरवर्ड पॉलिसी भी था कि कुछ नहीं होने से पहले हम लोग पहले एक्शन ले लेगा। तो इस समय में दोस्त मोहम्मद यहाँ का आमिर था। ही वॉज द आमिर ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो इस समय में जो अरेंजमेंट ऑफ द किंग, ये पूरा एक किंग का पास पूरा पावर है, ऐसे नहीं है। किंग जो हेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे कबीला होता है एक, जैसे कि नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं ज़्यादातर अफगान लोग। तो ये यहाँ का एक इलाका का जो ये लीडर होगा, लीडर सब ये आमिर को मानेगा। तो ये ऐसा टाइप का अरेंजमेंट था उस समय में। तो ये ब्रिटिशर्स ये दोस्त अली को अपना ये फ्रेंडशिप भेजने करता है, लेकिन ये जो दोस्त मोहम्मद जो ब्रिटिशर्स लोग का तरफ में ये नहीं झुकता है, मतलब उसका दोस्ती करना नहीं चाहते। और ये जो रसिया का तरफ ही टुक द स्टेप टुवर्ड्स द फ्रेंडशिप विथ रसिया, एंड ये रसिया का तरफ अपना रुख करता है, दोस्ती का रुख, फ्रेंडशिप टुवर्ड्स रसिया। तो ये चीज़ को अभी ब्रिटिशर्स एक अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है कि ऐसा होने से ये अभी ब्रिटिश के लिए ठीक नहीं है, यहाँ का इंग्लिश के लिए ठीक नहीं है। तो इसी को लेते हुए यहाँ पे कब्जा करेगा थ्रू फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और इससे पहले फर्स्ट अफगान वॉर से पहले एक ट्रिपरटाइट ट्रीटी साइन करता है। ट्रिपरटाइट ट्रीटी एमोंग ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था, ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, एंड यहाँ पे पहले ये आमिर ये दोस्त मोहम्मद से पहले यहाँ का आमिर जो अलग था, ठीक है। इसका आमिर था शाह शुजा। ये आमिर था बिफोर दोस्त मोहम्मद। प्लस पंजाब का महाराजा, दैट इज महाराज रंजीत सिंह। तो ये ट्रिपरटाइट अरेंजमेंट करके ये लोग अटैक करता है
अटैक करता है ये को दोस्त मोहम्मद को, इसको इसका गद्दी से हटाएगा। एंड that whole series of war is called Anglo-Afghan War, that is first Anglo-Afghan War। ठीक है, फर्स्ट Anglo-Afghan War। ये चलता है 1839 to 42। and this first Anglo-Afghan War is also called as, it is also called Auckland's Folly। ऑकलैंड्स फोली। तो ये फोली का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्या बोलेगा उसको, मिस्टेक समझ सकते हैं, या तो फुलिशनेस, उसका जो फुलिशनेस था, उसका जो मिस्टेक था। तो ये एक आर्केक वर्ड है। आर्केक मतलब जो ओल्ड फैशन वाला, ओल्ड जो लैंग्वेज है वो सबको आर्केक बोलते हैं, जो अभी यूजुअली यूज़ नहीं होता है। तो जैसे कि जो अभी शेक्सपियर लोग का लैंग्वेज हो गया, तो शेक्सपियर लोग का लैंग्वेज को दे आर नो लॉन्गर इन यूज़, इवन दो वर्ड्स लोग को यूज़ होता है, बट कुछ वर्ड है उसको यूज़ नहीं करता हम लोग यूजुअली। तो ये फोली भी ऐसे ही टाइप का एक वर्ड है, दिस इज एन आर्केक वर्ड। तो जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार है, इसको ऑकलैंड्स फोली क्यों बोलते हैं, ऑकलैंड्स मिस्टेक और ऑकलैंड्स फुलिशनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट अफगान वार में क्या हुआ है, जो आमिर था, आमिर को ये लोग हटा दिया। एंड इसको आराम से इतना तकलीफ नहीं हुआ है इसको हटाने में, क्योंकि जो ट्राइबल चीफ्स था, जैसे कि एक अरेंजमेंट हम बताया था, ट्राइबल चीफ्स लोग क्या होता है, करप्ट होता है, और वो लोग को कुछ सामान दे के या तो कुछ ब्राइब दे के अपना साइड कर लेते हैं ब्रिटिशर्स लोग, और आराम से इसको ओवरथ्रो कर देते हैं। एंड शाह शुजा को, शाह शुजा इसको आमिर बना देता है, ही इज मेड आमिर। ठीक है, शाह शुजा इज मेड आमिर। और हाँ सर, आमिर ये राजा को बोलता है ना? हाँ, राजा ही है, लेकिन ये एक राजा, जैसे कि मुगल लोग का अरेंजमेंट अलग है, ये अफगान लोग का अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पे अफगान ट्राइब्स में क्या होता था, जैसे कि एक ट्राइब हो गया, एक क्लान 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 हो गया। तो ये सब क्लान जो आमिर का अंदर में रहेगा, ये क्लान हिसाब से था। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करता था, ये इसको ब्राइब देगा और ये इसको ब्राइब देगा, ऐसे करके सबको अपना अंदर कर दिया, और धीरे धीरे आमिर को आराम से हटा दिया। मतलब जो दोस्त मोहम्मद था इसको हटा दिया, और शाह शुजा को आमिर बना दिया। ठीक है, और इसको आमिर बनाने का बाद यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को अफगानिस्तान में रख दिया। मतलब द ब्रिटिश सोल्जर्स वेर पोस्टेड इन अफगानिस्तान। तो ब्रिटिश सोल्जर्स को जब यहाँ पोस्ट किया है, तो ब्रिटिश सोल्जर्स तो अपना साथ अपना फैमिली लेके आया है, एंड वो लोग का रहन सहन अलग है। लड़की लोग बुर्का नहीं पहनता है, स्कर्ट पहनता है। तो ये सब चीज़ फिर से जो अफगानी ट्राइब्स है, ये लोग को अच्छा नहीं लगता है कि मतलब वो लोग का जो कल्चर का साथ ऐसा खेलवाड़ कर रहा है। और शाह शुजा इज सीन एज एन पपेट by the ट्राइबल चीफ्स। जो ट्राइबल चीफ्स होता है, ये लोगों तो पहले जो वेस्टर्न कल्चर है,
ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो सोल्जर्स वहाँ पे रह रहा था ओबियसली वो लोग अपना फैमिली को लाएगा, वो लोग अपना हिसाब से जिएगा, वो लोग मुस्लिम वे से तो नहीं जिएगा। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। प्लस जो ये सासुजा है, ही सीन एज एन पपेट, तो ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। एंड वंस अगेन यहाँ पे रिवोल्ट कर देता है दिस ट्राइबल चीफ्स, दे रिवोल्ट। और ये रिवोल्ट करने का बाद जो शाह शुजा को यहाँ से भागना पड़ता है। एंड वंस अगेन दिस दोस्त मोहम्मद is made the आमिर once again, ठीक है। तो ये पूरा चीज हुआ है, मतलब इतना तकलीफ करके दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए यहाँ में ट्रिपरटाइट स्ट्रगल किया है, यहाँ से पूरा ये लोग को ब्राइब दिया है, इतना सारा चीज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ है कि बाद में फिर से दोस्त मोहम्मद ही आ गया, आमिर बन गया। तो ये पूरा चीज़ को देखते हुए इट वाज कंसीडर्ड दैट इज जो पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड वाज ए फेलियर। इट वाज कंसीडर्ड दैट पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड वाज ए फेलियर। तो दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट अफगान वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑकलैंड्स फोली, ऑकलैंड्स मिस्टेक और ऑकलैंड्स फुलिशनेस, ठीक है। तो ये था फर्स्ट अफगान वॉर। और दोस्त अली यहाँ पे मर जाता है इन 1863, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे बाद में जॉन लॉरेंस कम्स एज एन गवर्नर जनरल। और जॉन लॉरेंस का जो पॉलिसी होता है, दैट पॉलिसी वाज द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये भी एक ब्रिटिश का पॉलिसी था। ये पॉलिसी को बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 का बाद ज़्यादातर हम लोगों को देखने मिलता है। इसका मतलब क्या है, मास्टरली इनएक्टिविटी मतलब कुछ भी हो रहा हो चाहे कोई भी टेरिटोरी में कोई मर रहा हो, कोई भूख मरा हो रहा हो, अगर यहाँ पे ब्रिटिश का कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा तो वहाँ पे इंटरफेरेंस कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे टोटली नो इंटरफेरेंस का पॉलिसी अपनाया जाता है बाय जॉन लॉरेंस। और यहाँ पे एक फिर नया आमिर बनता है, दैट इज शेर अली। ये फिर नया आमिर बनता है आफ्टर द डेथ ऑफ दोस्त मोहम्मद। ओके तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कैसे शुरू होता है? तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में बैकग्राउंड में
1878 को जो रशियन का एक डिप्लोमेटिक ग्रुप जो एनवॉय बोलते हैं, तो रशियन एनवॉय यहाँ पे काबुल में आता है। arrives at काबुल। और इस समय में कौन था, आमिर जो कौन था, शेर अली। एंड इसका इस समय में वाइस रॉय था लॉर्ड लिटन। तो ये जब रशियन का जो एनवॉय आया हुआ है, इसको देखते हुए लॉर्ड लिटन भी अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है, वो भी अपना एनवॉय भेजता है। एंड ये चीज़ को ये शेर अली जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ये मानता है कि अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दो, हमको किसी का साथ भी ये नहीं करना है, नीदर रशिया नॉर ब्रिटिश, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन ये बात को नहीं मानता है इंग्लिश। और यहाँ पे लॉर्ड लिटन अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है, अपना एनवॉय है, इज सेंट टू अफगानिस्तान, दैट इज काबुल, जो इसका कैपिटल है। और शेर अली इसको, जो इसका एनवॉय आया था, इसको घुसने नहीं देता है, ठीक है। इसको घुसने नहीं देता है। द एनवॉय इज टर्न बैक फ्रॉम खैबर पास। तो खैबर पास ही है जहाँ से जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वो जो रास्ता है, ये पास से गुजरता है। तो ये खैबर पास से ही जितना भी इन्वेडर्स आया था, एलेक्जेंडर भी यहाँ से आया है, और इससे पहले जो पर्शियन डेरियस, साइरस, ये सब भी यहीं से आया है। तो खैबर पास एक इम्पोर्टेंट पास है पूरा दुनिया का हिस्ट्री के लिए। तो ये खैबर पास से इसका जो एनवॉय है, ये एनवॉय है, इसको वापस भेज देता है, जो कि एक इंग्लिश एनवॉय होता है, डिप्लोमेटिक मिशन जो इंग्लिश का द्वारा भेजा जाता है। एंड ये चीज़ को देखते हुए जब इसको वापस भेज देता है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे अपना जो सेकेंड एंग्लो वार है, ये यहाँ पे शुरू हो जाता है, और ब्रिटिश लोग यहाँ पे इसको पूरा कैप्चर कर देता है, ठीक है। ये एरिया में पूरा अपना ट्रूप्स भेज के दिस होल अफगानिस्तान इज कैप्चर्ड बाय एनेक्स्ड बोलेगा, और कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश और द इंग्लिश। तो यहाँ पे ये रीजन होता है। और इसका बाद इसका बेटा, जो शेर अली का बेटा होता है, याकूब खान, याकूब खान को इसका जो बेटा होता है, याकूब खान का साथ यहाँ पे ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी साइन करता है, डेट इज ट्रीटी ऑफ गंदामाक। GANDAMAK, ट्रीटी ऑफ गंदामाक साइन करता है। और ये ट्रीटी में क्या बोला जाता है कि
ये जो ब्रिटिश का और जो अफगान का फॉरेन पॉलिसी है, मतलब ये किससे दोस्त कर सकता है, किससे ट्रेड कर सकता है, ये जितना भी इसका फॉरेन पॉलिसी रहेगा, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। तो ये ट्रीटी में ये बोला जाता है, ब्रिटिश विल कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी। और यहाँ पे ब्रिटिश का रेसिडेंट भी रहेगा। वॉज सेटअप। रेसिडेंस मतलब क्या है, इसमें ये घर नहीं है। रेसिडेंस मतलब कुछ ऑफिशियल्स होता था, ऑफिशियल्स, बाबू ये सब हो गया, कुछ कुछ ऑफिसर्स लोग हो गया, ये लोग को रेसिडेंस बोलता था। और ये लोग ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ये लोग वो जगह पे जाके रहता था, और वहाँ से वो लोग अपना जो जो भी एक दूसरा को कम्युनिकेट करना होगा ब्रिटिशर्स लोग, तो थ्रू दिस रेसिडेंस ही ये लोग एक दूसरा को कम्युनिकेट करता था। और इसी के दौरान ये ट्रीटी ऑफ गंदामार्क होने का बाद, आफ्टर सम डेज, यहाँ पे जो ब्रिटिश सोल्जर्स है, ब्रिटिश सोल्जर्स एंड सब्जेक्ट्स और द रेसिडेंट्स ऑफ ब्रिटिश, ये सब को फिर से दे आर किल्ड बाय दिस अफगान्स। और इसी को लेते हुए अफगान, द काबुल इज कैप्चर्ड अगेन, काबुल वॉज कैप्चर्ड अगेन। और यहाँ पे फिर से दूसरा आमिर बना लेता है, दैट इज आमिर इज चेंज टू अब्दुल रहमान। और इसी को लेते हुए यहाँ पे ये था मेन जो टेरिटरी था, टेरिटरी का मेन इशू ज़्यादातर आता था, बॉर्डर इशू और टेरिटरी इशू। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, एंड डेड लाइन वाज द टेरिटरी बिटवीन द देन इंडिया एंड अफगान, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश टेरिटरी एंड द अफगान टेरिटरी। ठीक है, ये जो लाइन था इट वाज कॉल्ड डूरेंट लाइन। ड्यूरेंट था, ड्यूरेंट जो या इंसान था जो जिसने ये लाइन ड्रॉ किया था। और यहाँ पे डिमार्केट किया है अफगान एंड ब्रिटिश टेरिटरी को। तो दिस वाज द ड्यूरेंट लाइन। अब ये ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भाग करता है। तो बैक देन इट वाज अंडर ब्रिटिश, और ब्रिटिश टेरिटरी और अफगान टेरिटरी को ये भाग करता था। और लेटर ऑन लॉर्ड कुर्जन का समय में इट वाज जो ये पूरा एरिया है अफगानिस्तान एंड द अपर पाकिस्तान एरिया, it was the new province was created during Lord Curzon, and that province was northwest
फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये था पूरा अफगान का। थोड़ा सा हम लोगों का अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। आधा घंटा में हम लोग जो ये है एंग्लो सिख वार है उसको भी देख लेगा। तो ये तर्जुम ये समझ में आया पूरा अफगान वार, एंग्लो अफगान वार। सर हाँ, अच्छा से समझ में नहीं है, बाद में देख लेगा। अच्छा से कौन सा पार्ट को नहीं समझे? ओके, आप बाद में देख लो तब तक। इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम जस्ट मतलब आपका एग्जाम्स में बहुत कम चांस है यहाँ से क्वेश्चंस आने का, लेकिन आपको पूरा हिस्ट्री को एज ए होल जानना चाहिए, इसलिए हम पूरा बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस ये जो पूरा जो सर यहाँ से एमसीक्यू में नहीं आया है ना? यहाँ से बहुत कम ने आया ही नहीं अभी तक तो। ओके, हम लोग अभी चलिए एंग्लो सिख वार को भी जल्दी से देख लेगा। तो हम एक ये शेयर किया था आप लोग को, पीडीएफ शेयर किया था, वहाँ पे जितना भी सिख गुरुस का पूरा क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिए। तो पूरा सिख गुरु जितना गुरु गोविंद सिंह लास्ट था, और गुरु गोविंद सिंह का बाद जो ये था गुरु ग्रंथ साहिब, जो होली बुक है, होली टेक्स्ट ऑफ सिख, उसको ही गुरु मान लिया, ठीक है। और अभी से जितना भी गुरु आएगा तो यही गुरु रहेगा, अभी और कोई गुरु नहीं होगा, तो ये मान लिया गया था। तो जितना हम लोग गुरु देखा है उसमें फर्स्ट में गुरु नानक, फर्स्ट इज गुरु नानक, और उसका बाद लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह। और आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जो होली टेक्स्ट है, होली टेक्स्ट ऑफ सिक्स, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब, इसको ही एक लिविंग गुरु मान लिया गया है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज ए लिविंग गुरु, जो भी वहाँ पे लिखा गया डेट वाज कंसिडर्ड एज लिविंग गुरु। तो जो ये था सिख का एक एम्पायर हम लोगों को दिखाई देता है इन द पीरियड ऑफ रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह का राइज होता है
थ्रू मिसल्स। तो मिसल्स क्या था, मिसल बोलते हैं। तो 1780 में डिफरेंट मिसल्स था, मतलब प्रोविंसेस, छोटा छोटा जगह एरिया जो सिख को मानता है, और आपस में वो लोग ब्रदरहुड का एक फीलिंग है वो लोग अंदर। दे वर कंसिडर्ड एज मिजल्स, मिसल मिसल बोलता है हिंदी में, और सिख में और पंजाबी में जो भी। तो ये 1780 तक यहाँ पे 12 मिसल था। एंड जो रंजीत सिंह था, रंजीत सिंह ये सब मिसल को एक साथ करते हुए एक एम्पायर बनाता है, जो महाराज रंजीत सिंह है। महाराज रंजीत सिंह ये पूरा जो मिसल है ये सबको बना आपस में लाके एक किंगडम का स्थापना करता है। और महाराजा रंजीत सिंह ही बिलोंग टू सुखर चकिया मिसल। मतलब ऐसा बहुत सारा मिसल होता है जो उसका एक एक नाम को याद रखने का जरूरी नहीं है। जो 12 है, 12 का जो मिसल है वो लोग का सबका अपना अपना नाम है। तो ये जो महाराज रंजीत सिंह था ये सुखर चकिया मिसल से बिलोंग करता था। ही बिलोंग टू सुखर चकिया मिसल। और इन 1801 he took the title of महाराजा। और यहाँ पे जो एंग्लो सिख वार है इसको समझने के लिए एक ट्रीटी समझना जरूरी है। डेट इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। (1809). तो ये मेन ट्रीटी का जो ये था कंडीशन था, इसमें ये था कि जो सतलुज रिवर है, दिस सतलुज, इसका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे रंजीत सिंह नहीं आ पाएगा, बट ये इस तरफ में जितना भी वो अपना किंगडम फैलाना है वो फैला सकेगा। ये था इसका एक वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दैट ट्रीटी। तो ये हाउ दिस ट्रीटी केम टू बीइंग, ये देखा जाने से ये सेम चीज़ था। यहाँ पे जो रशिया था, रशिया एंड फ्रांस, ये लोग एक ट्रीटी साइन कर लिया था। इट वॉज ए फ्रेंको रशियन वार और ट्रीटी। रशिया एंड फ्रांस ये एक ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ टिसिट इन 1807। और ये ट्रीटी का में ये लोग अपना एक ऐसे ये बन रहा था, इट वॉज लाइकली दैट दे माइट इन्वेड इंडिया। इट वॉज लाइकली दैट दे माइट इन्वेड इंडिया। तो ये था, देयर वॉज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ joint Franco Russian invasion of India।
और यही कारण से यहाँ पे जो इंग्लिश है ये अपना डेलीगेशंस भेजता है, जो भी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जितना भी किंगडम्स है ये सब में भेजता है। और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर को किया जाता है, जहाँ से बोलता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ओके। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मेन ये था, मेन पॉइंट था कि सतलुज एज द बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सिख एम्पायर। और आफ्टर द डेथ ऑफ दिस रंजीत सिंह, आफ्टर हिज डेथ, इसका बहुत सारा बेटा था, बट वो सब बेटा एक एक करके मर जाता है और बहुत कम समय में ही बहुत सारा रूलर्स यहाँ पे मर जाता है और यहाँ पे फिर से एक अनस्टेबिलिटी आ जाता है। देयर वॉज एन अनस्टेबिलिटी और यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। एंग्लो सिख वॉर यहाँ पे कैसे शुरू होता है, तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको याद है। तो इसका बाद इन 1845 यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंज ये अपना सोल्जर्स, जो लॉर्ड हार्डिंज है ये जो अपना ब्रिटिश सोल्जर्स है, ब्रिटिश सोल्जर्स को ये जो ट्रीटी का इस साइड में था, ये इस साइड में, या इस साइड में ये अपना जो ब्रिटिश सोल्जर्स है इसको यहाँ पे तैनात करके रखते हैं। हालांकि वो कभी भी इसमें अटैक करना चाहता था शायद। तो यहाँ पे जो सिख आर्मी है, सिख आर्मी भी ये जो सतलुज का जो रिवर है इसको क्रॉस करके इस साइड आ जाता है। तो हालांकि वो लोग कुछ इन्वेजन करने नहीं आता है और वो ऐसा ही एरिया में आता था जो कि न्यूट्रल था और इट वाज सपोज टू बी अंडर द सिख अंपायर। तो सिख लोग का जो अंपायर है उसी में ही आया है, तो ये ऐसा माना गया था। बट देन ऑल्सो इट वॉज कंसिडर्ड दैट दे हैव ब्रीच्ड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर और दे हैव वायलेटेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इट वॉज कंसिडर्ड दैट बाय द ब्रिटिशर्स और यही बहाना लेते हुए द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कर देता है बाय द ब्रिटिश। तो 1845 से लेके 46 तो सिख आर्मी जब क्रॉस किया है सतलुज रिवर को
and it was considered as a breach of treaty. Of Amritsar. और यही लेते हुए जो ब्रिटिशर्स है, दे एनेक्स द सिख अम्पायर। लेकिन यहाँ पे ये लोग पूरा अपना फिर से सब चीज़ इस्टेब्लिश ब्रिटिश वे में करेगा ऐसा नहीं किया है। और ये लोग यहाँ पे ये फर्स्ट एंग्लो सिख का वार एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किए, और ट्रीटी ऑफ लाहौर का हिसाब से ये लोग अपना रेसिडेंस यहाँ पे फिर से भेज दिया। ब्रिटिश इस्टेब्लिश a residence under Henry Lawrence, एंड कुछ इसमें सोल्जर्स भी साथ में रख दिया, सोल्जर्स और द ब्रिटिश फोर्सेस एज वेल एज द जलंधर दोआब was taken by British in the Treaty of Lahore. और यही देखते हुए यहाँ पे जो सिख है ये लोग भी रेबेल किया है, बट ऑल द रेबेल वेर क्रस्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड द ब्रिटिश। तो यहाँ पे बाद में एक रेबेलियन भी होता है, but that rebellion were crushed by the Britishers, एंड ये रेबेलियन को बहाना लेते हुए फिर एक ट्रीटी साइन होता है, दैट इज ट्रीटी ऑफ भैरवाल। और ये ट्रीटी ऑफ भैरवाल में जो यहाँ में एक रानी जो ये कर रहा था, रूल कर रहा था, उसका बेटा जो बहुत छोटा होता है दलीप सिंह, ही इज माइनर, तो उसका बिहाफ में यहाँ पे एक रानी यहाँ पे इसका रूल कर रहा था। दैट रानी वाज रानी जिंदाल। रानी जिंदाल को ये ब्रिटिशर्स लोग बनारस भेज देता है इन पेंशन, वाज सेंट टू बनारस, और उसको पेंशन देके बनारस में रहने देता है। तो ये था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और सेकेंड एंग्लो सिख वार में जो पूरा जो पंजाब इलाका है ये सब ब्रिटिश का अंदर आ जाता है। सेकेंड एंग्लो सिख वार सिख वार 1848 to 49। तो यहाँ पे जो इतना एक जो दबा के रखा हुआ था ब्रिटिशर्स लोग सिख लोग को, तो ये एक पूरा पब्लिक का दिल में एक ये था, वो लोग के लिए नफरत था ब्रिटिशर्स के लिए। और
मेन चीज़ वो निकल के आता है जब मुल्ताज मुल मूलराज मूलराज ऑफ मुल्तान, ठीक है, ही वॉज द दीवान ऑफ मुल्तान, जिसका नाम होता है मूलराज, और मूलराज को बदल लेता है, ही इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ही इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और इसी का गुस्सा में ब्रिटिश रेसिडेंट आर किल्ड बाय द पब्लिक। तो ये, हालांकि इसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दे वेर एग्न्यू एंड एंडरसन। were killed by the public। और इसी को लेते हुए रिजल्ट, मतलब इसका क्या आता है, दैट इट रिजल्ट टू Dalhousie being sending its troop to crush the rebellion। Dalhousie अपना ट्रूप्स भेज देता है, he sent the troops to crush the rebellion। And this led to the surrender of Sikh army। सिख आर्मी सरेंडर हो जाता है, एंड पंजाब इज नाउ completely under annexed by the Britishers। तो ये था होल सिख एंग्लो सिख वॉर। ये समझ में आया है ताजुम? समझ में आया सर। हाँ, ओके। तो शाम को फिर से एक क्लास होगा,